हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स को। लास्ट लेक्चर में जैसा आपको पता होगा बच्चों, मैंने क्या बता दिया था, एक्सरे के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरे के बारे में लास्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ठीक है, कंटिन्यूअस जो आपको बताया था मैंने, ये इस टाइप से यहाँ लेम्डा, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ये लेम्डा मिनिमम आया था और यहाँ से ये इस टाइप का ग्राफ था, ये तो कंटिन्यूअस एक्सरे था। ये तो क्या था, कंटिन्यूअस एक्सरे। बीच बीच में यहाँ शार्प पीक आ रहे थे, वो जो शार्प पीक आ रहे थे वो क्या, वो वैकेंसी क्रिएट हुई थी। बाहर से जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, वहां वैकेंसी क्रिएट होगी और हायर एनर्जी लेवल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वहां अंदर जंप मार दे तो एक फोटोन इमिट कर सकते हैं। एक हो सकता है, दो, तीन, चार, क्योंकि बहुत सारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ टारगेट मेटल में भी बहुत सारे एटम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के पीक हो सकते हैं। उन पीक को अपन ने कंपेयर किया था कैसे, डेल्टा ई इक्वल टू एचसी बाई लेमडा से। अगर डेल्टा ई एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो लेमडा कम होगा। ये किसके लिए बात करी थी अपन ने, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में। ठीक है, ये जो शार्प पीक है, ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लिख भी देता हूँ, ये जो शार्प पीक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को। ठीक है ना, चलो इसको लिख लेते हैं। The sharp peak obtained in graph, the sharp peak obtained in graph are known as characteristic X-ray. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है, बिकॉज दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मटेरियल, बिकॉज दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट मटेरियल। ठीक है, वो जो टारगेट मटेरियल है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक बताएगा और इसी के बेसिस पे जो एक साइंटिस्ट था मोजले, उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। आपने पीरियोडिक टेबल में हो सकता है 11th में सब कुछ पढ़ा हो, भी मैं लास्ट में बताऊंगा क्या अरेंजमेंट था, कैसे अरेंजमेंट था। ठीक है ना। अब इससे पहले मैं वो जो वैकेंसी वाला एक डायग्राम तो मैंने सर्कल वाला कल बता दिया था, एनर्जी लेवल वाला। आज एक और बार बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक शेल है, अलग अलग शेल आ गए अपने पास, के एल एम एन। ठीक है, यहाँ से अगर फोटोन, ये के शेल आ गया, एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है ना, ये इस टाइप से। अब यहाँ से जो फोटोन निकलते हैं ना बेटा, ये वाली लाइन का जो फोटोन निकलेगा, अगर मान लो वैकेंसी क्रिएट हुई है यहाँ पे, अगर ये के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप मार सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ये इस टाइप का जंप होता है तो एक्सरे का जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन को अपन नाम देंगे के अल्फा। के शेल में आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है तो इसको नाम देंगे के बीटा, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आता है तो उसको नाम देंगे के गामा, फिर अगले से आता है तो के डेल्टा। ठीक है, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन जो है एल शेल में आ रहा है तो इसको नाम दिया एल अल्फा, इसको नाम दिया एल बीटा। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एम शेल में आ रहा है तो एम अल्फा या एम बीटा। ठीक है, ये इस टाइप से नाम दिए जा सकते हैं इन शेल को। वो डिपेंड करेगा कि जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो वैकेंसी कौन से इलेक्ट्रॉन के द्वारा फिल हो रही है। ठीक है, इस और उसी के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकल जाएगा। ठीक है, ये के शेल को n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 1 2 3 आपको पता ही होगा, n 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये इस टाइप से। तो नोट कर लो जरा यहाँ पर, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जरा, यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी से आप लोग। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का कल जो डायग्राम बनाया था ना, कल सर्कल वाला डायग्राम बनाया था। अब मैं पूरा नहीं बता रहा, वैकेंसी इलेक्ट्रॉन वगैरह फिल नहीं कर रहा, बस मैंने डायरेक्ट बता दिया कि अगर इस टाइप का ट्रांजिशन होता है, मींस इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो किस टाइप का फोटोन निकलेगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, इसी को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो वो एकदम से सीइंग सा आ जाता है ना, ठीक है, शार्प पीक। चलो रैप कर देते हैं इसको, पूरी थ्योरी जो लिखी है बोर्ड पे।
गायब। और अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल जिसका आंसर आप बहुत जल्दी दे दोगे अगर आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी तो। ठीक है, मैं दो न्यूमेरिकल लिखता हूँ, एक, और दोनों का सेम कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, बस आपको पहचानना होगा कि एनर्जी लेवल किसका क्या है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस, और आंसर आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड विच इज के अल्फा एंड के बीटा। दो पीक दे रहा हूं मैं, एक पीक के अल्फा का है, एक पीक के बीटा का है। आपको ये पता करना है कि कौन सा वाला पीक जो है के अल्फा का है और कौन सा वाला पीक के बीटा का है। ठीक है, ये है फर्स्ट पीक और ये है सेकंड पीक। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और ऐसे सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, फाइंड विच इज के अल्फा एंड एल अल्फा। उसमें भी सेम पीक दो दिए हुए आपको, लैम्डा आई, ये इस टाइप के पीक है। ठीक है, ये फर्स्ट पीक है और ये सेकंड पीक है। पता करो जरा कौन सा पीक के अल्फा का है, कौन सा पीक के बीटा का है, ये आपको पता करके बताना। सॉल्व कर देते हैं। मैंने अभी अभी आपको बोला बेटा डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब आप ये देखो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा में किसका डेल्टा ई ज्यादा होगा। अगर डेल्टा ई ज्यादा तो लैम्डा कम। ठीक है, जिसका डेल्टा ई ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। अब के अल्फा, ये के शेल आ गया, एल एम, ये वाला तो के अल्फा आ गया और ये वाला के बीटा आ गया। तो एनर्जी लेवल के बीटा का ज्यादा है तो के बीटा वाले का लैम्डा कम होगा। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला पीक है, फर्स्ट पीक जो है वो कौन सा वाला हो गया, ये फर्स्ट पीक का लैम्डा कम, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, तो ये के बीटा का हो गया। और सेकेंड वाला पीक ऑब्वियसली किसका हो जाएगा, के अल्फा। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है आप दूसरा वाला आंसर भी खुद से निकाल सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर देंगे, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो। तो इसमें भी सेम कहानी लगानी है, बस ये डायग्राम आपको आना चाहिए, के अल्फा एंड एल अल्फा। तो के अल्फा यहां से के एल एम, ये वाला पीक तो के अल्फा का, ये वाला तो के अल्फा आ गया और ये एल अल्फा आ गया। अब ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसके लिए होगा, के अल्फा और एल अल्फा में से के अल्फा का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो ये फर्स्ट वाला पीक कौन सा होगा, फर्स्ट पीक जो हो गया ना ये के अल्फा का होगा, और जो सेकंड वाला पीक है वो कौन सा हो गया, एल अल्फा का होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस में, जेईई में और नीट में। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए आपको, ध्यान इस टाइप से आना चाहिए। तो यहाँ तक की कहानी लिख लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन किस पे, मोज़ले रूल। ठीक है, तो थोड़े मोज़ले लेते हैं। क्या है, देखो मोज़ले रूल, इसको हटाना पड़ेगा, हटा दिया। तो पहले मैं मोज़ले रूल डायरेक्ट बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आया कैसे, ये कहानी कैसे सेट होती है मोज़ले रूल की। ठीक है, एक और किस टाइप से इसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जो टारगेट मेटल होती है उनके कैरेक्टर जो है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम देख देख के उसने कुछ मेटल्स को अरेंज किया था ऐसा। ठीक है, तो हेडिंग लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट हेडिंग मोज़ले, मोज़ले लो। क्या है देखो, पहले तो डायरेक्ट लो लिख देता हूं, फिर आया कैसे उसकी कहानी समझेंगे। ठीक है, इसने क्या किया, मोज़ले ने जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आया है
उसका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया किसके साथ में, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका ग्राफ प्लॉट किया जेड के साथ, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। और ये जो रिलेशन आता है, रिलेशन शायद आप लोगों को पता होगा, रूट ये न्यू है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे जो अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं, क्या कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे, तो ये जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे का फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। और मोजले ने ग्राफ ड्रॉ किया किस किस के बीच में, यहां लिख लिया उसने क्या, यहां जेड, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, और यहां रूट न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, मींस रूट न्यू की जगह मैं लिख दूं क्या y एंड साथ में जेड लिख दूं क्या x, ठीक है। जेड एटॉमिक नंबर है, जेड एक्सिस नहीं है। y इक्वल टू a x माइनस b, मतलब y इक्वल टू ax माइनस ab, मतलब स्लोप तो पॉजिटिव आ रहा है, इंटरसेक्शन नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस टाइप से बन रहा है, ये इस टाइप से ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा मानोगे आप तो टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इस ग्राफ का स्लोप, और ये यहां से यहां तक जो है a इंटू बी, यहां से यहां तक का जो है ये है a और b, a और b यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। वो कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू क्या होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा, मैं कैलकुलेट करना भी सिखा देता हूं आपको किस टाइप से ये वैल्यू कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब मैं लिख भी देता हूं, सबसे पहले तो ये न्यू क्या है, किधर लिखिए यही लिख लेते हैं, ये न्यू क्या है, यह है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे, ठीक है, फॉर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है छोड़ो उसको। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर 1 2 3 लिखते ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम उस टाइप का है। और ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन का आ रहा है, ये वाला ग्राफ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन का आ रहा है। ए और बी के बारे में लिख देता हूं मैं, कांस्टेंट्स हैं और क्या क्या वैल्यू है, ये ए और बी जो है ना ये कांस्टेंट्स है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट्स की वैल्यू भी मैं भी सिखा दूंगा आपको किस टाइप से लिखना है ये, ठीक है। ए कैसे आएगा और बी कैसे आएगा, और ये जो जेड माइनस बी है ना इसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड माइनस बी को क्या बोला जाता है, यहाँ किधर लिखे हैं यहाँ, जेड माइनस बी को बोला जाता है क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये जो बी है ना उस बी को बोला जाता है क्या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने। बी को लिख देता हूं मैं, छोटू सा जगह तो मेरे पास बची नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट जिसको आप बोल देते हो, या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर इसको बोला जाता है क्या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो कहानी लिखो जल्दी से आएगी, फिर ए और बी का वैल्यू बता देता हूं किस टाइप से कैलकुलेट होगा आपका, पहले यहां तक की पूरी ये कहानी लिख डालो जल्दी से। ये रिलेशन आपको पता भी होना चाहिए, यहाँ पे ए और क्या है बी क्या है, ए का तो मैं वैल्यू भी कैलकुलेट करके बता दूंगा, बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है, बी का वैल्यू आपको हो सकता है केमिस्ट्री में आपने कैलकुलेट करना सीखा हो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बट यहाँ तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ए में कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ से मोजले रूल की पूरी कहानी लिख डालो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, वीडियो पोस्ट करके लिख लिया आप लोगों ने, तो अब मैं यहाँ ए समझा देता हूँ, ए कहां से आता है ए समझ लेते हैं जरा।
ये जो डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, पहले मैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन लाइक फॉर हाइड्रोजन एटम लाइक आयंस या स्पीशीज, ठीक है, उनके लिए क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा ई एच सी बाई लेमडा या एच इंटू न्यू। ये वहां समझाया था कहां पे, बोर था, बोर मॉडल में थर्ड पोस्टुलेट में, ठीक है ना। तो डेल्टा ई को क्या लिखा जा सकता है, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। ये कहानी तो बात समझी थी अपन ने बच्चे, बोर मॉडल, ठीक है ना। मैंने 13.6 को बताया था आपको, 13.6 को आप लिख सकते हो क्या, ये जो सारी कहानी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है क्या, इसको आप लिख सकते हो आर एच सी, ठीक है। तो यहाँ आ गया आर एच सी जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। एच से एच भाग जाएगा, ठीक है, एच से एच भाग गए, रूट लगा दो, रूट लगाने पे यहाँ बचेगा क्या, आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये आ गया रूट, आर सी भी आएगा आर सी, और यहाँ बाहर आ गया जेड, और यहाँ आ गया रूट भी, ठीक है। ये तो वहां की कहानी थी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो है ना जेड, जेड बेसिकली देखा जाए तो क्या है, जेड न्यूक्लियर चार्ज है ना, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कंसिडर करना होगा। तो जेड की माइनस जेड कंसिडर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसिडर करूंगा तो ये जो जेड है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, जेड माइनस बी से। तो देखो क्या आ गया, रूट ओवर आर सी, चाहो तो यही से पूरा लिख सकते हो वापस, जेड की जगह जेड माइनस बी, जेड की जगह जेड माइनस बी, जेड की जगह जेड माइनस बी। तो यहाँ आ गया आर सी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यहाँ आ गया जेड की जगह जेड माइनस बी, और ये आ गया रूट न्यू, ठीक है। तो यही आप ध्यान से देखोगे, बी तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ गया, और ये पूरा पूरा ये वाला जो टर्म है ये ए है गया, तो ए मान ले किसको, रूट ओवर आर सी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ए को रटना नहीं है, ए जो कांस्टेंट है उसको रटना नहीं है, आप ऐसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया जाएगा, डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो आप कैलकुलेट कर लेना ये ए का वैल्यू, ठीक है। एंड बी तो आपका स्क्रीनिंग कोएफिशिएंट है, और बी का वैल्यू 1 होता है के अल्फा लाइन के लिए, बी इक्वल टू 1 फॉर के अल्फा लाइन, ठीक है, डायरेक्ट चाहो तो याद रख सकते हो। बी का वैल्यू 1 हर एक लाइन के लिए नहीं होगा, के अल्फा लाइन, के अल्फा ट्रांजिशन जो होगा, के अल्फा बोले तो एल शेल से जो है इलेक्ट्रॉन जंप मारता है किसमें, के में, तो उसके लिए मैं बी का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 1, ठीक है। तो यहां तक की कहानी लिख डालो बच्चों जल्दी से, यहां तक की कहानी लिख लो जल्दी से। अब ये जो ए आया है, इस ए का वैल्यू n1 n2 का वैल्यू पुट करके के अल्फा के बीटा, हर एक लाइन के लिए n1 n2 पता है ना, बता रखा आपको, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड वहां भी बताया था ये सब। तो ए का वैल्यू निकाला जा सकता है बड़ा इजीली, ए का वैल्यू मोज़िला में कैलकुलेट हो जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन करी थी किसने, मोज़िला ने, ठीक है। यहां तक लिख लो जरा वीडियो पॉज करके, फिर इस पे बैच देख कर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। मोज़िले याद होना चाहिए, और ए जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो आप तुरंत से कैलकुलेट कर सकते हो उसको, और याद रखना चाहो तो याद रख लो, ठीक है, रूट ओवर आर सी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये डिराइव कर लो तुरंत से। बट आपको ये पता होना चाहिए 13.6 को मैंने आर एच सी लिखना सिखाया था, आर एच सी, जिसमें आर जो है अपना रिडबर कांस्टेंट होता है। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये मोज़िले का एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको।
चलो ठीक है, कोई नहीं लिखता है। क्वेश्चन क्या है देखो, एक कोबाल्ट टारगेट, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, एक सेकंड वेट करिएगा। ये लिख लेते हैं। तो a cobalt target is bombarded with electrons, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करिए इस पे, एंड द वेवलेंथ ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम आर मेजर्ड, ठीक है। सेकेंड, फेंटा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इज आल्सो फाउंड। ए सेकेंड फेंटर, एक और छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, स्पेक्ट्रम इज आल्सो found because of impurity, found because of an impurity in the target। मतलब ये जो टारगेट है ना, ये प्योर नहीं था, जो कोबाल्ट है उसमें कुछ इम्प्योरिटी रही हुई, तो the wavelength of the K-alpha line, वो जो है 178.9 नैनोमीटर आई है, ये तो कोबाल्ट के लिए आई है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक आ रही है 143.5 पिकोमीटर पीएम, ये भी पीएम है, पिकोमीटर है भी, ठीक है। 178.9 ये आ रही है 143.5 पिकोमीटर, ये आई किसके लिए, इम्प्योरिटी के लिए। व्हाट इज इम्प्योरिटी, मतलब वो इम्प्योरिटी वाला जो है ना, उसका एटॉमिक नंबर बताना है आपको क्या होगा, व्हाट इज इम्प्योरिटी में, या फिर उस इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करो आप, कौन सी इम्प्योरिटी हो सकती है, वो कौन सा आइटम होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो चलो ट्राई करो जरा। के अल्फा लाइन के लिए बी का वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता ही होगा, सोल्व करो जल्दी से। अननोन जो एटम आ रहा है, उस अननोन एटम को फाइंड करके देखो जरा क्या आने वाला है, ठीक है। के अल्फा लाइन का वैल्यू 1 होता है, ये पता होगा आपको सभी के लिए। के अल्फा लाइन मैंने 1 लिख दिया था ना डायरेक्ट। चलो वीडियो पॉज करके सोल्व कर लो जरा, आसान सा क्वेश्चन है, मोजले का एक ही फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला, वही लगाना है बस, कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी ऊटपटांग हो, बट सोल्व करना पड़ेगा। देखो क्या है, देखो सोल्व कर देंगे। देखो मैंने पहले फ्रीक्वेंसी से बताया, पहले मोजले क्या होता है, रूट ओवर, आपने सोल्व किया था ए जेड माइनस बी, ये होता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको सी बाई लेमडा लिख लूंगे, कैसे लिखा, सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है ना, अरे वी इक्वल टू एफ लेमडा वाला फॉर्मूला वेव मोशन का, तो न्यू की जगह सी बाई लेमडा लिखिए, ए जेड माइनस 1, ठीक है। तो पहले तो अपन कोबाल्ट की कहानी लिखते हैं, तो यहाँ सी तो कोबाल्ट के लिए भी वही होगा, लेमडा को सी ओ कोबाल्ट, ए ये जेड, कोबाल्ट का जेड लिखो, कोबाल्ट के लिए जेड कितना होगा, लगाओ केमिस्ट्री, कोबाल्ट का जेड होता है 27, है ना, मुझे नहीं पता, 27 - 1,
ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया किसके लिए, कोबाल्ट के लिए। और इम्प्योरिटी की मान लेते हैं, फॉर इम्प्योरिटी पता नहीं इम्प्योरिटी तो क्या है, तो सी तो वही रहेगा लैम्डा अननोन एक्स, या एक काम करते हैं ना जेड कोबाल्ट लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा, बराबर ए अननोन जेड एक्स माइनस ए। अब देखो डिवाइड करोगे तो ए से भाग जाएगा, ए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है पड़ी, ठीक है, क्योंकि क्या अल्फा लाइन है ना, क्या अल्फा लाइन, देखो ए क्या लिखा था मैंने, रूट ओवर आर सी 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, तो ये आर तो कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, n1 n2 कांस्टेंट होगा के अल्फा लाइन, फिर टारगेट कुछ भी हो, कोबाल्ट हो या कुछ और भी टारगेट हो, कुछ इम्प्योरिटी भी हो, ए तो सबके लिए सेम आ रहा है ना, ए सेम आ गया 1 1। अब डिवाइड कर देंगे यहां से, डिवाइड करूंगा तो क्या आ गया, देखो सी से सी गायब हो गया, तो 1 लैम्डा को रूट 1 लैम्डा एक्स बराबर ए से गायब हो गया, जेड कोबाल्ट -1 जेड एक्स -1, 1 से 1 गायब मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, देखो इधर लेफ्ट साइड में रिवर्स हो जाएगा, क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है अब मेरे पास, हाँ तो ये हो गया अननोन का वेवलेंथ, कोबाल्ट का वेवलेंथ रूट लगा दिया, जेड कोबाल्ट कितना बताया था 27, तो 27 -1 और अननोन का जेड कैलकुलेट कर लो यहां से, ठीक है, तो कोबाल्ट -1 27 -1 अननोन जेड एक्स -1 जेड एक्स अननोन -1 एक्स अननोन, इम्प्योरिटी का कितना आ रहा है 143.5 अपॉन 178.9 रूट लगा लिया, ऊपर आ गया 26 अननोन -1, सॉल्व करो इसको रूट रूट लगा के, क्या आंसर आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहां से जेड एक्स आ रहा है 30, ठीक है, पिकोमीटर गायब हो जाएगा, तो यहाँ से जेड एक्स आप सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 30, और 30 किसके लिए होता है, तो यहाँ से पता लगा इम्प्योरिटी क्या है, वो जो इम्प्योरिटी मिली हुई थी वो है आपका 30 एटॉमिक नंबर Zn जिंक, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से यहाँ तक की कहानी, ठीक है, यहाँ तक की कहानी नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इस टाइप से इम्प्योरिटी पता कर ली, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ये था यहाँ पे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना पूरा क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन सब कुछ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, नेक्स्ट यहां पे दिया है लैम्डा, यहां पे दिया है इंटेंसिटी, एक जो ग्राफ है, ग्राफ ध्यान से देखना, दो ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक तो ग्राफ है ये इस टाइप का, ठीक है, और दूसरा वाला जो ग्राफ है वो इस टाइप का है, ठीक है, ये Z2 मेटल के लिए या Z2 टारगेट के लिए, ये है Z1 टारगेट का, ठीक है, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, सेम है दोनों के लिए, मीन्स अगर के अल्फा है तो के अल्फा होगी दोनों का के अल्फा वाला पीक है, ठीक है, इसका अगर ये पीक के अल्फा का है ना तो इसका ये वाला पीक भी के अल्फा का ही है, ये ऐसा क्वेश्चन में आपको बताया गया है,
और आपको क्या पता करना है बेटा, फाइंड या Z1 Z2 को रिलेट करना। मींस ये वाला जो टारगेट है ना, जो इंडिगो कलर का दिख रहा है उस Z1 है, और ये ऑरेंज दिख रहा है वो Z2 है। रिलेट Z1 एंड Z2, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है which one is greater, which one is greater, मींस Z1 Z2 में कौन बड़ा होगा। तो ट्राई करो जरा, ट्राई करो जल्दी से बच्चे। देखो कैसे पता करना है। मोजले बनाया आपको, मोजले से आंसर निकलेगा इसका a z माइनस बी। ठीक है, ए और बी सेम हो जाएंगे गिवन लाइन के लिए। बी तो 1 हो जाएगा, 4 के अल्फा लाइन, बी तो 1 हो गया एंड के अल्फा सॉरी ए कांस्टेंट हो जाएगा दोनों ही, ए कांस्टेंट फॉर Z1 Z2, Z1 एंड Z2 दोनों के लिए तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। मींस ये लैम्डा की जगह मैं ऐसा लिख दूं, न्यू की जगह c बाय लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर ऐसा लिख दो ना a z माइनस b, मींस जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका z कम होगा। यही ना लैम्डा डिवाइड में आ रहा है, a और b तो कांस्टेंट है तो z से ऐसे डायरेक्टली रिलेशन दिखा कर सकते। तो लैम्डा ज्यादा है किसका, ये Z2 वाले का लैम्डा ज्यादा दिख रहा है, ये Z1 वाले का लैम्डा कम दिख रहा है। तो इसका लैम्डा ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z2 लैम्डा 2 मान लो उसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1 आ रहा है। इसको मैं अगर सपोज लैम्डा 2 मान लूं, इसको लैम्डा 1 मान लूं, तो लैम्डा 2 ज्यादा आ रही है। अब लैम्डा 2 ज्यादा है इसका मतलब Z1 ग्रेटर देन Z2, ये स्टेट्स है। मींस ये जो ऊपर वाला पीक है ना, मींस कुल मिला के क्या हुआ, जैसे ही मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा देता हूं, एटॉमिक नंबर बढ़ाने पे वो पीक किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, और साथ में ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है। लेफ्ट एटॉमिक नंबर बढ़ाने पे, एटॉमिक नंबर बढ़ाने पे लेफ्ट शिफ्ट क्यों हुआ, वेवलेंथ कम होगी। एटॉमिक नंबर बढ़ाऊंगा ना, या एटॉमिक नंबर कम करता हूं, एटॉमिक नंबर कम करूंगा तो राइट शिफ्ट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कम करते ही राइट शिफ्ट हो गया क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। एटॉमिक नंबर कम करूंगा, एटॉमिक नंबर कम करूंगा, Z1 बड़ा है, Z2 का एटॉमिक नंबर कम है, तो पीक क्या हो गया, राइट शिफ्ट हो गया क्योंकि वेवलेंथ बढ़ गई होगी। ठीक है, और साथ में नीचे इसलिए शिफ्ट होता है क्योंकि जब जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाने पे, एटॉमिक नंबर बढ़ाने पे क्या होगा, एक्सरे का जो बनने का टेंडेंसी वो ज्यादा होगा। मींस इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एक्सरे ज्यादा बन रही होगी, इसलिए आपको पता है ना हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो मिलता है किसमें, हाई एटॉमिक नंबर। मींस वहां टेंडेंसी अच्छी खासी होती है एक्सरे प्रोड्यूस होने की। ठीक है, तो यहां तक की कहानी लिख डालो जल्दी से। ठीक है, तो Z1 Z2 में रिलेशन पता हो गया अपने को। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट अब यूज वगैरह तो मैं नहीं बताऊंगा, एक्सरे के यूज क्या है। यूज सबको पता होते हैं जनरली, कहाँ कहाँ यूज होती है एक्सरे। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट लिखता हूं मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। नेक्स्ट क्या बताता हूँ, एक्सरे जैसे जैसे कोई भी वैक्यूम में आगे बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर मीडियम में आगे बढ़ती है ना तो वो मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और उसका इंटेंसिटी क्या होता है, कम होता चला जाता है एक्सरे। तो लिख देता हूँ जरा, क्या है देखो, हेडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेस। ठीक है, एक्सरेस का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब मैं वो मीडियम बना लेता हूँ पहले। तो देखो क्या है, एक लाइन लिख भी देता हूं, एज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स pass through any medium other than vacuum, ठीक है ना, any medium except vacuum के अलावा बात हो रही है, its energy is partially absorbed, ठीक है, absorb, increasing the internal energy of increasing the internal energy in the material, ठीक है, मटेरियल का इंटरनल एनर्जी बढ़ा देती है, एंड द इंटेंसिटी of X-ray डिक्रीज, ठीक है। देखो कैसे डिक्रीज करती है। मान लो मैं एक मीडियम बनाता हूँ, यहाँ मैंने एक मीडियम बना लिया, ठीक है, ये मीडियम बना लिया, यहाँ इस टाइप से कोई मीडियम आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जब एक्सरे ने एंट्री करी होगी, ये x इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ क्या मान लिया, x इक्वल टू 0, यहाँ से एक्सरे ने एंट्री करी होगी, तब इंटेंसिटी थी I नॉट, ठीक है। अब यहाँ से x डिस्टेंस आगे बढ़ गई है एक्सरे, यहाँ पे इंटेंसिटी जो I हो गई, तो I जो होता है I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर म्यू x, ऐसा होता है, ठीक है। म्यू जो है एक कांस्टेंट होता है जिसको अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। I नॉट क्या है, एक सेकंड, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना म्यू, इसको क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल पे डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बाकी कांस्टेंट होता है, ठीक है। आई नोट क्या है, आई नोट इज इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे एट x इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है ये लिखा है मैंने, इसको एक लंबार्ड लॉ बोला जाता है, नहीं भी याद होगा तो चलेगा। आपको ये ध्यान रखना है बस, जो इंटेंसिटी है ना वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। ये इंटेंसिटी क्या कर रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी थी एक्सरे की, और यहाँ तक की कहानी होने के बाद एक्सरे के यूज लिख देता हूँ छोटे छोटे से इधर, बाकी वो कोई काम के नहीं है। एक्सरे के यूज क्या है, देखो, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सर्जरी, यूजेस ऑफ एक्सरे, ठीक है। सर्जरी में तो पता ही होगा आपको, जो नीट वाले हैं उनको तो काम भी आएगा एक्सरे, अगर डॉक्टर बने तो, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी काम आएगा, कुछ तो करोगे मेडिकल में, रेडियोग्राफी में काम आता है। स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ, अब एक छोटा सा ब्रेक इक्वेशन होती है वो मैं भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी वापस इसमें डिफ्रेक्शन वगैरह आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कहानी कभी आगे बताऊंगा कभी, ठीक है। ब्रेक इक्वेशन होती है एक, जिसमें वेव ऑप्टिक्स में जिसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है, डिफ्लेक्शन वगैरह की कहानी, तो ये यूज लिख सकते हो। इस टाइप से अपन ने ये चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से, चाहो तो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं एक्सरे का, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से अपन करेंगे क्या,
नेक्स्ट लेक्चर से अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल और कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि वीडियो पॉज करके पहले कहानी लिख लो पूरा का पूरा थ्योरी। यूजेस का कोई मतलब नहीं है, बोर्ड में पूछ लिया 1 मार्क में तो लिख सकते हो आप, कुछ भी उटपटांग नहीं लिख देना, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ना है। ये यूजेस जो है ना, वैसे तो एक्सरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो नहीं है आपका एटॉम वाले चैप्टर में, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो एक्सरे के बारे में है ना, तो पूछा तो जा ही सकता है एक्सरे। आप पूरा अच्छे से पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर को। मैंने भले ही छोटा सा 1 या 2 लेक्चर में खत्म कर दिया उसको, बट आपको आना चाहिए। बोर्ड में तो क्वेश्चन वहां से भी आएगा, ठीक है, और नीट और जेईई में भी आता है एक क्वेश्चन, तो आप वहां पूरा चैप्टर इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, जितना इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे वहां से उतना चांस है आप वो क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं। चलो क्या है क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। ए टीबी ट्यूब ऑपरेट्स with a 20 किलोवोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, 20 किलोवोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। What are minimum wavelength? What are minimum wavelength? Minimum wavelength of X-rays from the TV set. वो जो टीवी सेट से एक्सरे निकल रही होगी, टीवी कम देखा करो, टीवी से भी एक्सरे निकलती। अरे पहले वो पुरानी टीवी आती थी, उसमें ये ट्यूब होती थी, टीवी ट्यूब, कैथोड ट्यूब, सीआरटी उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता था, इलेक्ट्रॉन जाते होंगे तो वहाँ भी एक्सरे निकलती थी, ठीक है। तो टीवी ट्यूब ऑपरेट विद 20 किलोवोल्ट एक्सेलरेटिंग। सोल्व कर दो यार, आसान सा क्वेश्चन है। ये क्यों दे दिया मैंने ये क्वेश्चन? ये लैम्डा मिनिमम या लैम्डा कट ऑफ HC/eV, तो यहाँ से सोल्व करेंगे। मिनिमम वेवलेंथ 12400 एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन यहाँ 20,000 है, 20 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, 1 0 2 0 गया, 2 0 गया, 2 और लगा लेते हैं। तो लैम्डा मिनिमम कितना आ गया 1.24 अपॉन 2, फिर आ गया 0.62 एंगस्ट्रॉन। ये आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है। तो क्वेश्चन और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बट मेरे को लगता है आप नहीं कराने चाहिए, हो गया अब खत्म एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे में अपन ने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आज वाले लेक्चर में थोड़े न्यूमेरिकल मोज़ुले रूल पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशन वाला कांस्टेंट भी पढ़ लिया, I = I0 e⁻⁻μx, जो कैपेसिटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन बनती है वही सारी का इक्वेशन यहाँ भी बनी है, ठीक है। तो लेक्चर को क्लोज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं, और कल से अपन पढ़ना शुरू करेंगे क्या, न्यूक्लियस, जो लास्ट पार्ट है किसका, मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में मैंने बताया था सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, एटम, तो वो सारा मैंने पढ़ा दिया है। लास्ट पार्ट न्यूक्लियस बचेगा, तो कल वाले लेक्चर में शुरू करेंगे मींस नेक्स्ट लेक्चर से अपन न्यूक्लियस, ठीक है। लेक्चर क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।